अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिवीजन ज़ैंथोफाइटा। ठीक है, तो डिवीजन ज़ैंथोफाइटा को कॉमनली हम येलो ग्रीन अलगा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कलर जो होता है येलो ग्रीन होता है। येलो ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द येलो ग्रीन पिगमेंट। येलो ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से, जिसको हम कहते हैं ज़ैंथोफिल, ठीक है ना, उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से, उसकी जो है वो डोमिनेंसी की वजह से, इस पिगमेंट की डोमिनेंसी की वजह से इसका कलर जो होता है वो येलो ग्रीन कलर होता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द येलो ग्रीन अलगा और ज़ैंथोफाइटा। ठीक है ना, तो ज़ैंथोफिल की प्रेजेंस की वजह से तो इसको हम हेट्रोकोंटा भी कहते हैं। अनदर नेम इसका है हेट्रोकोंटा, क्योंकि जो इसके अंदर फ्लैजला होता है ना, वो होता है हेट्रोकोंट टाइप फ्लैजला। हेट्रोकोंट टाइप फ्लैजला ऐसा फ्लैजला होता है जिसके अंदर टिंसिल और विप्लैश टाइप दोनों फ्लैजला होते हैं। मतलब बाई फ्लैजलेटेड कंडीशन होती है और टिंसिल और विप्लैश टाइप फ्लैजला दोनों ही पाए जाते हैं और दोनों ही अनइक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये एंटीरियर एंड पे अटैच होते हैं। ठीक है ना, तो जो मोटाइल सेल्स होते हैं उनके एंटीरियर एंड पे इस तरह जो है ना, एंड के ऊपर एक होगा विप्लैश टाइप फ्लैजला, ठीक है, और एक होगा टिंसिल टाइप फ्लैजला। ठीक है ना, तो इस तरह ये अटैच होते हैं एंटीरियर एंड के ऊपर। क्लियर? तो उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो है डिवीजन की क्लोज रिलेशनशिप है क्लोरोफाइटा के साथ और कैरोफाइटा के साथ। ठीक है ना, क्लोजली रिलेशनशिप जो होता है ये शेयर करते हैं। ये ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं, ज़ैंथोफाइटा के मेंबर, वो शो करते हैं, क्लोजली रिलेशनशिप शो करते हैं कैरोफाइटा और ज़ैंथोफाइटा। इसीलिए मोस्टली कैरोफाइटा और कैरोफाइटा और क्लोरोफाइटा, ठीक है ना, क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा के बाद थर्ड जो डिवीजन पढ़ाई जाती है वो ज़ैंथोफाइटा पढ़ाई जाती है। क्लियर? अच्छा, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इसके मेंबर। ठीक है ना, मेरीन वाटर में रहते हैं। ये कुछ कॉमन से जो है मैं इसके फीचर्स आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, तो उसके अलावा क्या है, हम थोड़ी इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखते हैं, किस तरह इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके कुछ जनरल करेक्टर्स की। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी जो होती है ना इसकी, वो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और मोस्टली एरियल वाटर के अंदर, ट्री ट्रंक्स के अंदर, डैम्प वॉल, सॉइल, ड्राइंग मड के अंदर देखी जाती है। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी कौन सी है इसकी? मेजॉरिटी है फ्रेश वाटर। ये हम इसके हैबिटेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मेजॉरिटी फ्रेश वाटर है। उसके अलावा डैम्प सॉइल, कोई ट्री ट्रंक, उसके ऊपर ये देखा जा सकता है। ठीक है ना, डैम्प सॉइल के ऊपर देखा जा सकता है, ट्री ट्रंक के ऊपर देखा जा सकता है, कुछ कोई गीली वॉल होगी, डैम्प वॉल, ठीक है ना, उसके ऊपर देखा जा सकता है। लेकिन मेजॉरिटी क्या है? फ्रेश वाटर। और कुछ स्पीशीज इसकी होती हैं, फ्यू स्पीशीज जो होंगी वो मेरीन होंगी। कुछ स्पीशीज होती हैं वो मेरीन होती हैं, जिस तरह के हमारे पास बहुत फेमस स्पीशी है इसकी ज़ैंथोफाइटा की, हेलोस्फेरा। वो कौन सी है? मेरीन होती है हेलोस्फेरा। ये एमसीक्यूज अक्सर वो पूछ लेते हैं, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ, नोट डाउन साथ साथ कर लें। अच्छा, ठीक है ना, तो उसके बाद ना अगर हम इसके थैलस की बात करें, इसका थैलस है सेकंड पॉइंट पे। तो ज़ैंथोफाइटा के मेंबर ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं अपने थैलस के स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, थैलस जो होगा वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर पाल्मोलॉइड भी हो सकता है। ठीक है ना, जो यूनिसेलुलर हो सकता है थैलस, तो यूनिसेलुलर की एग्जांपल देख लेते हैं हम। यूनिसेलुलर थैलस हो सकता है, उसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोमीबा। ठीक है ना, क्लोरोमीबा, ठीक है, और दूसरा है क्लोरोमेसन। ठीक है, ये यूनिसेलुलर थैलस की फॉर्म है। दूसरा है कि पाल्मोलॉइड स्टेट भी हो सकती है इसके थैलस की। इट्स थैलस आल्सो कंसिस्ट ऑफ पाल्मोलॉइड, ठीक है, पाल्मेला स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? पाल्मोलॉइड स्टेट वाला थैलस होगा हमारे पास क्लोरोसेकस।
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि इसका जो थैलस होगा वो हमारे पास फिलामेंटियस भी हो सकता है, ठीक है। फिलामेंट के ऊपर कंसिस्ट कर सकता है थैलस, फिलामेंटियस थैलस। तो फिलामेंटियस थैलस की बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ट्राइबोनीमा। हेट्रोट्राइकस फॉर्म भी हो सकती है। ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, हेट्रोट्राइकस कौन सा अलगा होता है, तो आपने कहना है कि वो ज़ैंथोफाइटा होता है। और इसका कौन सा हेट्रोट्राइकस का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो डिस्टिंग्विश करती है किसके अंदर, पार्ट्स के अंदर। इसके अंदर राइजाइड्स होंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, जो होंगी वो ब्रांचेज होंगी जिसके ऊपर सेक्सुअल ऑर्गन्स लगेंगे, ठीक है ना। तो हेट्रोट्राइकस फॉर्म उसको हम कहेंगे। तो हेट्रोट्राइकस फॉर्म हम देखते हैं वाउचेरिया के अंदर। या फिर थैलस जो होगा वो सिफोनेशियस थैलस होगा, सिफोनेशियस थैलस देखने को मिलता है। सिफोनेशियस थैलस कौन सा होता है, जो लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ मिलके बना होता है, जो और इसके अंदर क्रॉस वाल भी नहीं होती हैं। थैलस विच इज मेड अप ऑफ द लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिफोनेशियस थैलस है। इट मीन्स दे आर कोनोसिटिक, कोनोसिटिक हो गए, मतलब इसके अंदर क्रॉस वाल नहीं होती, सेप्टा इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल ही जो होते हैं वो कोनोसिटिक नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल है बोट्राइडियम, ठीक है। बोट्राइडियम होगी इसकी एग्जांपल सिफोनेशियस थैलस की। क्लियर। तो उसके बाद अगर हम बात करें थोड़े इसकी सेल की, कि सेल की अकेले की बात करें, भी हमने थैलस की बात की है तो अब हम अकेले सेल की भी बात करेंगे। तो भी मैंने आपको अलगा पहले भी पढ़ाए हैं, डायटोम्स पढ़ाए हैं, क्लोरोफाइटा है, कैरोफाइटा है। तो उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले मैं हैबिटेट बताती हूँ, फिर थैलस का बताती हूँ, फिर सेल्स के का बताती हूँ, ठीक है ना। फिर रिप्रोडक्शन हम स्टडी करते हैं, वन बाय वन हम सारे करेक्टर्स ये देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो होती है ये सेल वाल जो होती है वो देखते हैं। सेल को पहले डिस्कस करते हैं, थर्ड पे है। सबसे पहले सेल में क्या आएगी, सेल वाल। सेल वाल मोस्टली इसकी मिलके बनी होती है पैक्टिक सब्सटेंसेस के साथ, पैक्टिक एसिड होगा एक्सेस में सेल वाल के अंदर, ठीक है ना। ठीक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो सेल वाल जो थी ना, कुछ जनरा के अंदर डायटोम्स की वाल की तरह दो ओवरलैपिंग हार्फ के ऊपर कंसिस्ट करती है कुछ जनरा के अंदर, ठीक है ना। तो इसकी सेल वाल कुछ जनरा के अंदर दो ओवरलैपिंग हार्फ्स होते हैं इसकी सेल वाल के कुछ जनरा के अंदर, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेल की बात करी, सेल के अंदर सेल की बात करते हैं कि इसके अंदर मोटिलिटी किस तरह होती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, सेल जो मोटाइल होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं दो अनइक्वल फ्लैजला के ऊपर, ठीक है। और इनमें से एक फ्लैजला जो होगा वो होगा टिंसिल टाइप, ठीक है, मतलब उसके ऊपर हेयर्स पाए जाएंगे। दूसरा होगा स्मूथ, जिसको हम कहेंगे कि वो कौन सा है हमारे पास, विप्लैश, ठीक है, विप्लैश टाइप फ्लैजला, ठीक है। टिंसिल टाइप और विप्लैश टाइप फ्लैजला पाया जाता है इनके अंदर। तो ये दोनों फ्लैजला जो होते हैं ना, इनके जब किसी भी सेल के अंदर ये दोनों फ्लैजला पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हेट्रोकोन्ट कंडीशन है, ठीक है। और दैट्स वाई ज़ैंथोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एज दी हेट्रोकोन्टा, बिकॉज उसके अंदर हेट्रोकोन्ट टाइप का फ्लैजला पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम इसके पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट जो इसके अंदर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो पिगमेंट इसके अंदर मोस्टली जो होता है एक्सेस में पाया जाता है वो येलो ग्रीन पिगमेंट है, जिसका नाम है ज़ैंथोफिल डाई एडिनोज़ैंथिन, ज़ैंथोफिल डाई एडिनोज़ैंथिन है, ठीक है ना। तो ये लोकेटेड होते हैं डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर के अंदर, ठीक है ना। तो पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन दी डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर, डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर।
अच्छा, इसके अंदर ना और दूसरे पिगमेंट जो होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, ठीक है, और बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ठीक है। ये पिगमेंट इसके अंदर और पाए जाते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि क्लोरोफिल बी इसके अंदर एब्सेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्लोरोफिल बी किसके अंदर एब्सेंट होती है? तो ज़ैंथोफाइटा और बसिलारियोफाइटा, जिसको आप डायटोम्स भी कहते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल बी एब्सेंट होती है। डोमिनेंट पिगमेंट ज़ैंथोफिल डायडिनोज़ैंथेन होता है इनके अंदर, ठीक है ना, जो इसको येलो ग्रीन कलर देता है। पायरेनॉइड्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। 6 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने बात की यहाँ पे, पायरेनॉइड एब्सेंट, पायरेनॉइड इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो रिजर्व फूड इनके अंदर हम देखते हैं अब कौन सा पाया जाता है। पॉइंट 5 है रिजर्व फूड। तो इनके अंदर जो चीफ रिजर्व फूड पाया जाता है ना, वो ऑयल, लिपिड और ल्यूकोसिन है। ऑयल है, लिपिड है और ल्यूकोसिन, जिसको हम क्रिसोलैमिनेरिन भी कहते हैं, क्राइसोलैमिनेरिन भी कहेंगे, क्राइसोलैमिनेरिन भी कहते हैं। तो बहुत से जनरल होते हैं, वो यूनिन्यूक्लिएट सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लियर। तो ये यूजुअली ये इनके अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो ये वेजिटेटिवली भी करते हैं रिप्रोड्यूस और एसेक्सुअली भी करते हैं, ठीक है ना। और एसेक्सुअली, मोस्टली ये वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली करते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स जिस तरह के हमारे पास है वाउचेरिया, उसके अंदर ना जो है वो ओगेमस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, ठीक है ना। आइसोगेमी और अनआइसोगेमी भी रेयर होती है लेकिन पाई जाती है, ठीक है ना। तो बात भी हम करते हैं थोड़ा सा इसके सेल स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। सेल स्ट्रक्चर की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो हम यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर में इसकी सेल वॉल, इसकी पिगमेंटेशन, फ्लैजला और स्टोरेज फूड को थोड़ा सा यहाँ पे एलेबोरेट में कर देती हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ रहता है लॉन्ग क्वेश्चन तो आप उसको फिर लिख देंगे, ठीक है ना। तो सेल वॉल को यहाँ पे अभी हम देखते हैं। जो इसकी सेल वॉल होती है ना, मोस्टली ये पैक्टिक सब्सटेंस के ऊपर कंसिस्ट करती है, ठीक है ना। तो पैक्टिक एसिड और पेक्टोज के ऊपर कंसिस्ट करती है इसकी जो सेल वॉल होती है, पैक्टिक एसिड एंड पेक्टोज, ठीक है। पेक्टोज के ऊपर कंसिस्ट करती है इसकी सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, जो सेलुलोज होता है ना, ये सेल वॉल के अंदर बहुत थोड़ा होता है। सेलुलोज बहुत थोड़ा होता है, वेरी लो अमाउंट में सेल वॉल के अंदर देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना सेलुलोज जो होता है ना ये लेकिन सेल वॉल जो होती है बोट्राइडियम, जो ज़ैंथोफाइटा है, बोट्राइडियम इसका मेंबर है, बोट्राइडियम। इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो मोस्टली सेलुलोज से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो क्या बात की, सेल वॉल मिलके बनी होती है मोस्टली पैक्टिक और पेक्टोज से। मोस्टली मेंबर के अंदर सेलुलोज बहुत कम होता है, लेकिन बोट्राइडियम के अंदर पूरी सेल वॉल ही सेलुलोज से मिलके बनी होती है, ठीक है। और सेल वॉल जो होती है ना, ये क्या होती है, इसकी टाइटली ओवरलैपिंग वाल्व के ऊपर कंसिस्ट करती है, ठीक है ना, कुछ मेंबर के अंदर, ठीक है। तो और कुछ स्पीशीज के अंदर सेल वॉल के अंदर सिलिका भी होता है, ठीक है ना। सिलिका किसका करेक्टर है सेल वॉल का? डायटोम्स की सेल वॉल का। और ओवरलैपिंग जो वाल्व है वो भी उसकी सेल वॉल का ही करेक्टर है। तो कुछ मेंबर जो है वो उसकी सेल वॉल की तरह का करेक्टर शो करते हैं, इनके अंदर ओवरलैपिंग वाल्व्स भी हैं सेल वॉल में और सिलिका भी है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स की। क्रोमेटोफोर्स एंड पिगमेंटेशन, ठीक है। तो पिगमेंटेशन सेल के अंदर ना एक से ज़्यादा पेरिटल क्रोमेटोफोर्स होते हैं, एक से ज़्यादा क्रोमेटोफोर्स होंगे और पेरिटल होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। पेरिटल क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनके क्रोमेटोफोर के अंदर पायरेनॉइड्स नहीं होगा, ठीक है ना।
दे लेक पायरोनॉइड्स। लेकिन अगर पाया भी जाएगा पायरोनॉइड्स तो नेक्ड होगा और रिजर्व नहीं करेगा, किसी सर्व नहीं करेगा फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सेस कैरोटेनॉइड इसके अंदर पाई रहेंगी, ठीक है ना। जो कलर होगा क्रोमेटोफोर का उसकी वजह से येलो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, ग्रीन पिगमेंट, येलो ग्रीन पिगमेंट, ज़ैंथोफिल डाई अडीनो ज़ैंथन जो है ये येलो ग्रीन पिगमेंट इसकी सेल वॉल के अंदर पाया जाएगा। उसके अलावा क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ई दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोफिल बी एब्सेंट है। कौन कौन से क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई दोनों ये प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो है वो एब्सेंट है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसके फ्लैजला की, फ्लैजला आप सेल के स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, मैंने बनाया है कि फ्लैजला इसे किस तरह का शो करते हैं, अभी हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक फ्लैजला लॉन्ग होगा और क्या होगा, हेरी होगा, टिंसिल, और दूसरा फ्लैजला जो होगा वो शॉर्ट होगा और कैसा होगा, विप्लैश, मतलब विदाउट एनी हेयर्स। और ऐसा फ्लैजला, ये दोनों अनइक्वल फ्लैजला और हेरी और स्मूथ फ्लैजला जो होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोकॉन टाइप फ्लैजला। और क्योंकि ये हेट्रोकॉन फ्लैजला होते हैं ज़ैंथोफाइटा के अंदर, मोटाइल सेल्स के अंदर, तो एस्टिस वाइट इज आल्सो कॉल्ड एज दी हेट्रोकॉन्टा, ठीक है ना। अनइक्वल और फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको हेट्रोकॉन्टा कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर स्टोरेज फूड की, स्टोरेज फूड किस तरह की होती है, तो मोस्ट मेंबर के अंदर ना जो स्टोरेज फूड जो होती है ना वो देखी गई है ल्यूकोसिन और ग्लूकोज पॉलीमर्स जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिसोलैमिनेरिन, क्राइसोलैमिनेरिन, इसके अंदर है ल्यूकोसिन एंड ग्लूकोज पॉलीमर्स, ठीक है। उसके अलावा ऑयल्स और फैट्स भी देखी जा सकती हैं, ठीक है ना। स्टोरेज फूड के अंदर ऑयल और फैट को भी देखा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि प्रिंसिपल जो स्टोरेज प्रोडक्ट है ना इसके अंदर मोस्टली वो हमारे पास देखी जाती है, प्रिंसिपल स्टोरेज प्रोडक्ट इज β13 लिंक्ड ग्लूकैन, β13, लेकिन मोस्टली वो एमसीक्यूज में क्रिसोलैमिनेरिन और ल्यूकोसिन वगैरह ही पूछता है, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें थोड़ी सी एडिशन हो जाएगी कि प्रिंसिपल जो प्रोडक्ट मोस्टली देखी जाती है वो β13 लिंक्ड ग्लूकैन देखी जाती है। ये सिमिलर होती है, सिमिलर टू पैरामाइलोन, ये पैरामाइलोन के सिमिलर होती है, ठीक है ना। तो लिपिड को भी जो है वो सजेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर स्टोरेज फूड ये है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले ये क्रोमेटोफोर्स है, ठीक है। ये जो ब्लैक से मैंने मार्क किया ये है क्रोमेटोफोर, ये जो ब्लू से मार्क किया था ये था इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ड्रा कर देना है। क्रोमेटोफोर के अंदर आई स्पॉट्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं आई की उसको लाइट की प्रेजेंस को, उस तरफ मूव करता है ये सेल विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजला, ठीक है। और ये इसका जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है जो ग्रीन से मार्क किया है, ठीक है। ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ब्लू वाला वैक्यूल है इसके अंदर, ठीक है, ये, ठीक है। और उसके अलावा ये इसके फ्लैजला है, एक है विप्लैश टाइप फ्लैजला और एक है टिंसल टाइप फ्लैजला। तो ये इस तरह एक सेल की स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर अब रिप्रोडक्शन को डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़ैंथोफाइटा के अंदर, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर वेजिटेटिवली जो होते हैं वो मीन से भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम वेजिटेटिव मीन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन, तो उसके अंदर है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटती है और ईच फ्रेगमेंट जो है वो न्यू जो है वो थैलस बना लेता है, ठीक है ना। तो उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है ना। तो वो थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन वाला थोड़ी डिटेल में वो देखने हैं, स्पोर फॉर्मेशन,
तो मोस्टली वाउचेरिया के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो जू स्पोर बनते हैं, लेकिन एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, सिस्ट भी कुछ केसेस में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली कौन से स्पोर देखने को मिलेंगे? जू स्पोर, लेकिन उसके अलावा एप्लानोस्पोर, ठीक है ना, जो हिप्नोस्पोर, सिस्ट एंड अकाइनीड्स, ये भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि चीफ जो मेथड है ना, ये बायफ्लैजेलेटेड जू स्पोर का ही है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मोस्टली जू स्पोर ही है जो क्या है, बायफ्लैजेलेटेड है। इनके अंदर हेट्रोकॉन्टाइल फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है ना। तो बायफ्लैजेलेटेड जू स्पोर है, फेवरेबल कंडीशन में डेवलप ये कर जाते हैं, ठीक है ना। एप्लानोस्पोर तब बनेंगे जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी। जू स्पोर ने नॉर्मल कंडीशन में बनना है, ठीक है। और अगर और मोटिलिटी होती है इसके अंदर फ्लैजिला बायफ्लैजिलेटेड होते हैं ये, ठीक है। जू का मतलब होता है एनिमल, मतलब के मोटाइल, और स्पोर के मोटाइल स्पोर है, फेवरेबल है। अगर फेवरेबल नहीं है कंडीशन तो एप्लानोस्पोर, थिक वाल्ड जू स्पोर विदाउट फ्लैजिला इज कॉल्ड एप्लानोस्पोर, तो एप्लानोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो और एप्लानोस्पोर जर्मिनेट करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो एप्लानोस्पोर होते हैं ना, यहीं से ले लेते हैं, तो ये जर्मिनेट करेंगे और क्या बना देंगे, जू स्पोर। दोबारा ये जू स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जू स्पोर के अंदर दोबारा फिर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अब ये लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लानोस्पोर ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अनसूटेबल कंडीशन सरवाइव कर जाएंगे, और सूटेबल कंडीशन आने पर ये जू स्पोर के अंदर जर्मिनेट कर जाएंगे। तो सिलिका जो होती है ये इसकी जो होते हैं ना एप्लानोस्पोर, इसकी वाल के अंदर सिलिका की इम्प्रेग्नेशन होती है, एप्लानोस्पोर की वाल के अंदर सिलिका होगी, ठीक है ना। और इसकी वाल जो है वो दो ओवरलैपिंग हाल्फ के ऊपर भी कंसिस्ट करती है, ओवरलैपिंग, इसको हम सिस्ट भी कहते हैं एप्लानोस्पोर को, ठीक है। तो इसकी वाल दो ओवरलैपिंग हाल्फ के ऊपर भी, पार्ट के ऊपर भी कंसिस्ट करेगी। अंडर सर्टेन कंडीशन वेजिटेटिव सेल जो होते हैं ये फंक्शन करना शुरू कर देते हैं काइनीड्स की तरह, कि सर्टेन कोई कंडीशन आती है कि जो है वो हार्मफुल कंडीशन है, तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी के सेल्स होंगे ना, बॉडी सेल्स जिनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, वेजिटेटिव सेल्स। तो ये सेल्स जो होते हैं ना, ये क्या करेंगे, ये अपने ऊपर थिक वाल की लेयर बना लेंगे, और थिक वाल की लेयर बनाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे अकाइनीड्स के अंदर, ठीक है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव किया जा सके, ठीक है ना। तो और अपने अंदर जो अकाइनी थिक वाल के अलावा ये अपने अंदर फूड भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में अपने अंदर फूड भी स्टोर की होती है काइनीड्स ने, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, तो अकाइनीड की बात कर ली हमने। अब थोड़ा ना हम ये देखते हैं कि जू स्पोर की फॉर्मेशन किस तरह होती है इनके अंदर, थोड़ी इसकी डिटेल देख लेते हैं। How zoospores are formed in them. ठीक है, तो क्या होता है कि ब्रांच का ना कोई भी हिस्सा वो जूस्पर्जियम के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जिस तरह के ये थी हमारे पास ब्रांच का हिस्सा था, ये इस तरह ना स्वेल करना शुरू हो गया है, और ये जूस्पर्जियम के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किस तरह ब्रांच का ये हिस्सा था, इसके टर्मिनल पोर्शन से थोड़ा सा नीचे ना सेप्टा डेवलप हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर सेप्टा कब डेवलप हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसके अंदर आना शुरू हो गया है, यहाँ से मटीरियल यहाँ पे, ठीक है। और जब मैक्सिमम यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, वाल आ गया, और ये हिस्सा इससे लहता हो गया है होल थैलस से, ठीक है। इसको नाम दे दिया गया है जूस्पर्जिया का, ठीक है। इसको नाम दे दिया जूस्पर्जिया का। इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जूस्पर्जिया के अंदर, न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट, रिजर्व फूड,
ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, ठीक है ना। और ये डिस्टल एंड कम्प्लीटली स्वोलन, भूल गया है यहाँ से, ठीक है ना, कम्प्लीटली स्वोलन हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब सेप्टम भी यहाँ पे डेवलप हो गया है, नीचे क्या डेवलप हो गया, ये सारे काम होने के बाद नीचे यहाँ पे एक सेप्टा भी डेवलप हो रहता है और ऊपर वाले को नाम दे दिया जाता है ज़ूस्पोरेंजियम का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सेंट्रल वैक्यूल, वो यहाँ से जो वैक्यूल है ना वो डिसअपेयर होना शुरू हो रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से वैक्यूल डिसअपेयर, कौन से, सेंटर में, सेंट्रल वैक्यूल डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे ज़ूस्पोरेंजियम बनने के बाद, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा क्या होगा, न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट जो होती है ना वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेंगी, न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट शिफ्ट देयर पोजीशन। हाउ शिफ्ट करेंगे अपनी पोजीशन, हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह। ठीक है ना, तो जो न्यूक्लियाई हो क्लोरोप्लास्ट होगा ये अंदर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। ये लो जी, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और जो न्यूक्लियाई होंगी ये देखो यहाँ पे ये सारे थे इकट्ठे, ये पेरीफ्री की तरफ जानी शुरू हो रहेंगी। पहले क्लोरोप्लास्ट जो था वो पेरीफ्री पे था, न्यूक्लियाई अंदर की तरफ थी, लेकिन अब न्यूक्लियाई पेरीफ्री पे जाएंगी और क्लोरोप्लास्ट अंदर की तरफ आना शुरू हो रहेगा। ये है न्यूक्लियाई, ये है क्लोरोप्लास्ट। मैं साथ साथ नोट से तो नहीं रीड आउट करवा रही, तो ये वाली बातें आप साथ साथ लिख लिया करें, ठीक है ना। तो रीड आउट करवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट का फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो हर एक के अब क्या होगा कि पेरिफ्री पे न्यूक्लियाई चले गई हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हर न्यूक्लियाई से ऑपोजिट टू ईच न्यूक्लियाई, हर न्यूक्लियस से 2 फ्लैजला डेवलप होने शुरू हो रहेंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा बनाते हैं, अंदर की तरफ है क्लोरोप्लास्ट सेंटर में, ठीक है। पहले ही क्लोरोप्लास्ट कहाँ था, पेरिफ्री पे। अब यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियाई। अब हर न्यूक्लियाई से 2 फ्लैजला डेवलप होने शुरू हो गए हैं। अब हर एक सी करवा देते हैं डेवलप। फ्लैजला भी कौन से हैं, हेट्रोकॉन्ट, बता चुकी हूँ मैं पहले, ठीक है। फ्लैजला यहाँ से डेवलप हो गए हैं। अब ज़ूस्पोरेंजियम की जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला टर्मिनल पोर्शन है, ये ज़ूस्पोरेंजियम है, ठीक है ना। और जो ये फ्लैजलेटेड बॉडीज बनाई हैं, ये है ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोरेंजिया। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे एक छोटा सा पोर डेवलप होगा, ठीक है ना। जब पोर डेवलप होगा तो क्या होगा कि इस टर्मिनल पोर में से ना, ये यहाँ पे क्या डेवलप हुआ है, पोर, इस टर्मिनल पोर में से जो है वो ज़ूस्पोर बाहर आना शुरू हो जाएंगे पानी के अंदर। यहाँ पे जो है वो ज़ूस्पोर इस तरह पानी में आना शुरू हो गए, ठीक है। इस टर्मिनल पोर में से ज़ूस्पोर पानी के अंदर आना शुरू हो गए। अब ये यहाँ पे पानी में आ गई है, 15 to 20 मिनट्स ये यहाँ पे स्विम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद किसी सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल कर जाएंगे, अपना फ्लैजला जो है वो निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे और अपने गिर्द एक वाल जो है वो सिक्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। अपने गिर्द एक वाल, ये ज़ूस्पोर है और इसने अपना फ्लैजला यहाँ पे ख़त्म किया है सबस्ट्रेटम के ऊपर 15 से 20 मिनट रह के, ठीक है। अब ये अपने गिर्द एक थिक वाल इसने सिक्रिएट कर ली है, ठीक है ना। अब वेरी सून जो क्या होगा कि ये 2 से 3 ट्यूबुलर आउटग्रोथ को जो है वो राइज करेंगे, 2 से 3, जिस तरह के अब ये है। वेरी सून इसमें से 2 से 3 इस तरह ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलेंगी। ये क्या निकली है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ फ्रॉम दी ज़ूस्पोर, ठीक है। आउटग्रोथ निकलेंगी और नया ब्रांच थैलस, इससे थैलस बन जाएगा और नए ब्रांच थैलस को ये
जो है वो राइज करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़ैंथोफाइटा के अंदर। ए सेक्सुअल की हमने बात कर ली, ज़ूस्पर्जिया था। ज़ूस्पर्जिया जो था वो डेवलप किया, इसके न्यूक्लियस दरमियान साइडों पे गई, क्लोरोप्लास्ट दरमियान में आया, न्यूक्लियस से फ्लैजला निकले, फ्लैजेलेटेड सेल जो है वो यहाँ से पोर के जरिए बाहर आए, सेटल हुए, ट्यूबलर आउटग्रोथ बनी और होल थैलस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ज़ैंथोफाइटा के अंदर किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो अभी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़ैंथोफाइटा के मेंबर्स के अंदर। ठीक है ना। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर होती है ज़ैंथोफाइटा के अंदर, और अगर हम देखें कि ये देखी जाती है मोस्टली 3 जनरा के अंदर इसके, बोट्राइडियम, ट्राइवोनिमा और वोचेरिया। बोट्राइडियम, ठीक है, दूसरा है हमारे पास ट्राइवोनिमा, फिर है वाउचेरिया। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो मोस्टली आइसोगैमस टाइप की होती है, लेकिन अगर हम वाउचेरिया के अंदर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर ओगैमस टाइप की देखी जाती है। ठीक है। वाउचेरिया शो ओगैमस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन किस तरह की है वाउचेरिया की, इसकी डिटेल हम थोड़ी सी देखते हैं। ओगैमस टाइप रिप्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ी इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर ना क्या होता है कि वाउचेरिया इस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास होता है मोटाइल मेल गैमेट ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन में, और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं स्पर्म, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, जिसको नाम दिया जाता है एग का। ठीक है ना, ये एग का। तो इनकी फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होती है, जो फर्टिलाइजेशन होकर आगे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये इनके अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, ये मोस्टली डैम्प सॉइल और या फिर स्टिल्ट वाटर के अंदर होगी। इट मोस्टली टेक प्लेस इन दी डैम्प सॉइल और स्टिल्ट वाटर। ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि ये रनिंग वाटर स्पीशीज़ के अंदर नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कांट टेक प्लेस, नहीं हो सकती इन रनिंग वाटर स्पीशी। रनिंग वाटर में ग्रो करने वाली जो स्पीशीज़ होती हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। और जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती हैं ना, मोस्टली ये होमोथैलिक होती हैं। उसके अलावा क्या है कि मोनीशियस स्पीशी के अंदर ना ओगोनिया और एंथरीडिया जो है वो एक ही थैलस के अंदर डेवलप करता, एक ही थैलस के ऊपर लगता है। तो मोनीशियस की बात ही ये होती है कि मोनीशियस हम कहते हैं बाइसेक्सुअल केस को, कि जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही थैलस के ऊपर लगता है। तो इसके अंदर भी यही बात है कि मेल पार्ट एंथरीडिया है और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे पास क्या है, ओगोनिया। तो ओगोनिया और इंथरीडिया एक ही थैलस के ऊपर लगेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये मोनीशियस केस है। और डाइशियस केस के अंदर ऑब्वियसली डाइशियस केस में डिफरेंट थैलस के ऊपर ही लगते हैं ओगोनिया और इंथरीडिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं डेवलपमेंट इंथरीडिया की और ओगोनिया की। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ इंथरीडिया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंथरीडिया की डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ी सी हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सी स्पीशीज़ जो होती है ना, ये प्रोटेंडरस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रोटेंडरस वाली जो मैंने यहाँ पे की है, कि बहुत सी स्पीशीज जो होती है वाउचेरिया की प्रोटेंडरस होती है। इसका मतलब क्या है, ये बात जो कर रहे हैं ना रिप्रोडक्शन की, ये वाउचेरिया की हो रही है बात। ठीक है ना। तो ये बहुत सी स्पीशीज होती हैं वाउचेरिया की, वो ये प्रोटेंडरस होगी। इसका मतलब है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये
फर्स्ट डेवलप करेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके बाद डेवलप करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि जो एंथीरिया जिसके अंदर एंथीरिया पहले डेवलप करता है और ओगोनिया बाद में डेवलप करता है, उसको हम कहते हैं प्रोटेंडरस कंडीशन है, ठीक है ना। तो एंथीरिया डेवलप करता है लेटरल ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा कि एक लेटरल ब्रांचेस होगी, ये ब्रांच है, इसके ऊपर जो है वो एंथीरिया डेवलप कर जाता है इस तरह, ठीक है। एंथीरिया डेवलप कर जाता है ओगोनिया से पहले, ठीक है ना। और क्या होता है कि थैलस का पार्ट जो होता है ना, ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाना है। साइटोप्लाज्म होगा, फिर अंदर क्लोरोप्लास्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाना है। और उसके अलावा इसके अंदर बहुत सी जो है ये ब्लैक कलर से मार्क कर रही हूँ न्यूक्लियाई यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जानी है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा कि बहुत से फ्रेश वाटर स्पीशी के अंदर ना एंथीरियम डेवलप करते हैं और लास्ट में ना इस तरह एक ना हुक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह डेवलप कर लेते हैं एंथीरिया, ठीक है ना। एक हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अंदर वो साइटोप्लाज्म जो है वो, उसके अलावा जो है वो साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियाई वगैरह अंदर इकट्ठे होने शुरू हो गए। और ना नीचे जो है ना वो जो लेटरल पोर्शन है उसके साथ ही ना एक इस तरह सेप्टा बनना शुरू हो जाएगा, जो इसको ये इंटायर पोर्शन है एंथीरियम का, इसको जो है वो थैलस से अलहदा कर देता है। ये सेप्टा, नीचे थैलस था, ठीक है, ये ऊपर एंथीरियम बना और सेप्टा ने इस एंथीरियम को थैलस से अलहदा कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि एंथीरियम के अंदर जो न्यूक्लियाई होगी ना, इसके अंदर इसने माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू कर देना है अगेन एंड अगेन। अंदर जो न्यूक्लियाई है ब्लैक कलर से जो मैंने मार्क की थी, इसने बार बार डिवाइड करना शुरू कर देना है। न्यूक्लियाई ने अंदर डिवाइड करना है किससे, माइटोसिस से, ठीक है ना। इसने माइटोसिस से डिवाइड करना शुरू कर देना है। अगेन अगेन ये डिवाइड करेगी और इसके इर्द गिर्द ना साइटोप्लाज्म ने इकट्ठा होना शुरू कर देना है। ये न्यूक्लियाइड है, इसके इर्द गिर्द, ये मैं एक न्यूक्लियाई यहाँ से बात कर रही हूँ, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ना इस तरह साइटोप्लाज्म जो है ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म ने डिपॉजिट होना शुरू हो जाना है और हर अब इसने मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होनी है और बायोफ्लैजेलेटेड इंथीरोजॉइड बन जाना है। यहाँ से फ्लैजला निकलना शुरू हो जाएंगे और बायोफ्लैजेलेटेड इंथीरोजॉइड का हमने इसको नाम दे देना है। मेटामॉर्फोसिस के बाद फ्लैजला निकलेंगे और बायोफ्लैजेलेटेड इंथीरोजॉइड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये इंथीरोजॉइड जो होगा ना, अब क्या होगा, जो ये इंथीरियम है इसकी जो बीक, यहाँ पे बीक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे पोर सा बन जाएगा। और जो ये इंथीरोजॉइड था, ये बायोफ्लैजेलेटेड इंथीरोजॉइड, ये यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इंथीरिया की बात हमने कर ली, किस तरह इंथीरिया डेवलप होते हैं, किस तरह उसके अंदर ये बायोफ्लैजेलेटेड इंथीरोजॉइड या फिर स्पम्स बनते हैं और किस तरह वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओगोनिया की और उसके बाद दोनों को कंपेयर करके हम देखेंगे किस तरह इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। तो ओगोनिया जो है ना, पहले इंथीरिया बन गया था, ठीक है, प्रोटेंडरस कंडीशन है क्योंकि वाउचेरिया के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर तो पहले इंथीरिया बनाया, अब हम बनाएंगे ओगोनिया बिकॉज इट इज प्रोटेंडरस, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ओगोनिया डेवलप होगा सेम थैलस के ऊपर, क्योंकि हमने बात की है होमोथैलिक है, मतलब के एक ही थैलस के ऊपर इंथीरिया और ओगोनिया डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही थैलस के ऊपर दूसरे थैलस के ऊपर क्या डेवलप करना शुरू कर दिया, यहाँ पे ओगोनिया ने, ये डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर क्या होता है कि लेटरल जो साइड होगी थैलस की, वो एक वो ऊपर की तरफ उभरना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जो मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है ये थैलस के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इंथीरियम के करीब ही ये थैलस की वाल जो थी लेटरल साइड, वो उसने उभरना शुरू हो गया। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी जो थे वो भी आने शुरू हो गए इस तरह काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ने यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अब जो कलरलेस मास है ना, इसको हम कहेंगे वेंडर प्लाज्म, ठीक है, इसको नाम दे दिया, ये कलरलेस मास था वेंडर प्लाज्म का,
जिसने इकट्ठा का होना शुरू हो जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जो वेंडर प्लाज्म है ना, ये एपिकल पार्ट के अंदर ये मूव किया है, मूव करने वाले मास को हमने नाम दिया है वेंडर प्लाज्म का, ठीक है ना। अब लेटरल ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी इसकी, ठीक है, ये ओगोनिया बनाया, ठीक है, लेटरल ग्रोथ से बनाया थैलस की ओगोनिया, क्लियर। अच्छा, अब ये ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो रहेगा थैलस के मुकाबले में, ठीक है ना। जो थैलस है उसके मुकाबले में ये ऊपर की तरफ उभरना शुरू हो रहेगा, और एट द एंड ये भी यहाँ से जो थैलस है इसको कट कर दिया जाएगा, इसके कॉन्टैक्ट को बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, सेप्टम या सेप्टा की फॉर्मेशन करके इसको अलहदा कर देना है यहाँ से, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से इसको अलहदा कर देना है, ठीक है। अब इस ओगोनियम के अंदर ना एक राउंड यूनिन्यूक्लिएट एग डेवलप हो रहता है, राउंड यूनिन्यूक्लिएट एग जो होगा वो डेवलप कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इसकी मैच्योरिटी के ऊपर क्या होगी कि यहाँ पे ये जो इसकी बीक होगी वो जेलेटिनाइज्ड होगी और यहाँ पे ओपनिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। बीक के ऊपर ओपनिंग डेवलप हो जाती है, क्लियर। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, हमने बात की किस तरह डेवलपमेंट इंथीरिया की हुई, उसके बाद मैंने बताया आपको किस तरह डेवलपमेंट ओगोनिया की हुई, ठीक है। इंथीरिया और ओगोनिया दोनों ही यहाँ पे लिख दो आप पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे इनके अंदर किस तरह फर्टिलाइजेशन हुई है। फर्टिलाइजेशन इस तरह होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से हमने देखा था कि स्पर्म ने मूव कर जाना है, ठीक है। तो एंथीरोजोइड ने यहाँ से निकल के एपिकल ओपनिंग में इसने ओगोनियम को अप्रोच करना है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत से एंथीरोजोइड ने इंटर करना है इस ओपनिंग से, लेकिन जस्ट वन एंथीरोजोइड ने एग तक पहुँचना है, ठीक है। तो बहुत से एंथीरोजोइड यहाँ तक आएंगे, लेकिन ओनली वन जो होगा वो फ्यूज़ करेगा एग के साथ, ठीक है, ओगोनिया के अंदर जाके, ठीक है। ओनली वन ने फ्यूज़ करना है। तो इस तरह यहाँ से इस बीक से निकल के ये हमारे पास जो है ये ओगोनिया है, ठीक है। ये है इंथीरिया, तो यहाँ एग था, यहाँ से ये इंथीरोजोइड आए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आए थे लेकिन ओनली वन यहाँ पे फ्यूज़ करेगा, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ही जाइगोट बना देते हैं, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया डिप्लॉयड, ठीक है। चाहे यहाँ पे इंथीरिया खाली हो गया, ये इसलिए मैंने रिमूव कर दिया था, ठीक है ना। ये डिप्लॉयड जाइगोट यहाँ पे बन गया है। अब जब जाइगोट हो रहा है, जाइगोट ने काफ़ी ज़्यादा मल्टी लेयर्ड वाल अपने इर्द गिर्द से क्रिएट करनी है, और इसको हमने कह देना है कि ये हमारे पास क्या है, ओस्पोर। जाइगोट को ओस्पोर कब कहा, जब इसने काफ़ी ज़्यादा मल्टी लेयर्ड वाल अपने इर्द गिर्द से क्रिएट कर ली, इस तरह काफ़ी ज़्यादा वाल अपने इर्द गिर्द से क्रिएट करनी, तो हमने इसको नाम दे दी, हमारे पास क्या है, ओस्पोर, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस ओस्पोर के पास ऑयल रिजर्व होते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सके, आगे ग्रो कर सके। अब जाइगोट की जर्मिनेशन होनी है, तो ये इसने पहले तो जाइगोट ने जो ओस्पोर है, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व फूड है, इसको कोई फिक्र नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट के अंदर चला जाएगा, कहेगा मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा, तो ये रेस्टिंग पीरियड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब रेस्टिंग पीरियड में जाने के बाद जब कोई फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है ना, काफ़ी सीवरल मंथ्स के बाद, तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बना देता है जो एक न्यू थैलस के अंदर दोबारा न्यू थैलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसके अंदर रिप्रोडक्शन की, इसके थैलस स्ट्रक्चर की, सेल स्ट्रक्चर की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।